सेकेंड ईयर के जीएनएम के जितने भी स्टूडेंट हैं सबको स्वागत करता हूं। देखिए आज जो है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग है और जो है आज आप सभी के बीच में मैं लेकर आया हूं दो क्वेश्चन और ये दोनों क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही शानदार है। जी हाँ साथियों, दोनों क्वेश्चन बहुत शानदार है। एक है आपका पाइलोरिक स्टेनोसिस, कॉन्जेनिटल पाइलोरिक स्टेनोसिस मतलब जन्मजात पाइलोरिक स्टेनोसिस। ठीक है, पाइलोरिक जो मसल्स होता है जो आपका स्टोमेच के सबसे लास्ट वाला जो छोर होता है वहाँ पे जो ये मौजूद होता है जो ड्यूडेनल ग्रहणी को क्या करता है, जोड़ता है। ठीक है, उसके बाद जो है क्या होता है आपका ये भोजन जो है छोटी आंत में जाता है पचने के लिए। ठीक है, तो ये जो पाइलोरिक संकुचन होता है ये आपका जो है पेट के सबसे लास्ट वाला छोर होता है, समझ गए, ये मसल्स होता है, वहाँ पे जो है स्टेनोसिस हो जाता है, संकुचन हो जाता है, समझ गए, जिसे जो एक जगह होना चाहिए वो स्पेस नहीं मिल पाता है और जो उसमें भोजन जो है पचने के बाद पेट में थोड़ा सा पचने के बाद जब वो आंत में जाता है तो वहाँ पे वो भोजन जाने में दिक्कत होता है, वो भोजन वहाँ पे सही से नहीं जा पाता है। यही जो है आपका क्या होता है, संकुचित हो जाता है, स्टेनोसिस हो जाता है वो मार्ग में, और यही जो है आपका क्या होता है, इसका जो है टोटल लिखना है। दूसरा जो प्रश्न है हमारे पास, ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री मैच्योर बेबी। जी हाँ दोस्तों, अपरिपक्व बेबी के बारे में, अपरिपक्व शिशु के बारे में बताना है, तो वो भी क्वेश्चन 10 नंबर में पूछता है। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन जो है आपसे 10 नंबर में पाइलोरिक स्टेनोसिस पूछेगा। देखिए पाइलोरिक स्टेनोसिस जो है आपको क्या बोलते हैं उसको, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में भी है, तो अगर इसको आप समझ लेंगे तो ये चाइल्ड का है तो इस समझ लेंगे तो आप वहाँ भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं एक बात और आप लोग को बताना चाहता हूं, जैसे जनवरी के आज कितने हैं, 27 तारीख है, 27 तारीख है, तो देखिए आपका एज जो है मैं बता दूं 15 तारीख तक 10 से 12 तारीख तक आपका जो है सिलेबस ख़त्म हो जाएगा सेकेंड ईयर का चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का, या बात किया जाए आपका किसका, टोटल सब्जेक्ट 10 से 12 फरवरी तक समाप्त हो जाएगा। उसके बाद जो भी होगा हम लोग एक दिन में 2-2 3-3 क्वेश्चन का रिवीजन करते चलेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं पाइलोरिक संकुचन होता क्या है। ठीक है, देखिए पाइलोरिक स्टेनोसिस, समझ गए, पाइलोरिक स्टेनोसिस अमाशय के पाइलोरिक मार्ग लोअर एंड ऑफ स्टोमेक, मतलब जो आपका अमाशय है, जो आपका स्टोमेच है, स्टोमेच के जो आपका लास्ट वाला जो छोर होता है जो ड्यूडेनम से जुड़ता है और वो ग्रहणी में प्रवेश करता है और फिर भोजन जो है छोटी आंत में जाता है, तो ये जो होता है ये लोअर एंड ऑफ स्टोमेच, मतलब स्टोमेच के सबसे निचला और अंतिम छोर में स्टेनोसिस संकुचन हो जाता है। ठीक है, संकुचन है जो इस भाग की वृत्ताकार पेशियों की अति वृद्धि हाइपरट्रोफी होने के कारण अवरोध होता है। जैसे मानिए कि इधर ऊपर का मार्ग है, ये ऊपर का मार्ग है। ठीक है, ये आपका जो है ये आपका क्या है, ये आपका अमाशय है, समझ गए, और ये अमाशय जैसे ऐसे आया ऐसे, समझ गए, और यहाँ पे ड्यूडेनम है, समझ गए, ये आपका जो है इतना ड्यूडेनम भाग है, इसके बाद जो है छोटी आंत है। ठीक है, और यही जो है आपका पाइलोरिक स्टेनोसिस यहाँ पे है, समझ गए। तो ये क्या होता है मैं यहाँ पे बता दूँ, ये जो है इतना ना ज़्यादा इसमें वृद्धि आ जाता है, इधर मसल्स जो है ये ज़्यादा बढ़ जाता है, बढ़ने के कारण होता यह है कि इसका जो मार्ग होता है बिल्कुल छोटा संकरा हो जाता है, संकुचित हो जाता है। ठीक है, और देख सकते हैं कितना इतना ज़्यादा ये संकुचित हो जाता है, इसके मांसपेशी में वृद्धि हो जाता है जिससे इसके मार्ग जो है छोटा पड़ जाता है, संकुचित हो जाता है, और ये जो है क्या होता है आपका, यही जो है पाइलोरिक स्टेनोसिस होता है। समझ गए, क्या समझे कि पाइलोरिक स्टेनोसिस अमाशय मतलब स्टोमेच के सबसे लास्ट अंतिम छोर में जो उसके मार्ग में पाइलोरिक मार्ग में जो संकुचन होता है, स्टेनोसिस होता है। संकुचन मतलब क्या, कि सिकुड़ जाना, मतलब जो है संकुचित मतलब जो है धीरे धीरे सटने लगना। ठीक है, तो ये जो है वृत्ताकार भाग की पेशियों में अत्यधिक वृद्धि होता है, हाइपरट्रोफी होने के कारण अवरोध होता है, मतलब ऑब्स्ट्रक्शन होता है, उसमें रुकावट आता है भोजन को पास करने में छोटी आंत में या ड्यूडेनम में, समझ गए। तो ये जो है आपका पाइलोरिक स्टेनोसिस होता है, समझ गए। चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं, इस संकुचन के कारण अमाशय का भोजन ठीक तरह से ड्यूडेनम में नहीं जा पाता है, वही चीज़ें मैंने बताया। फलतः स्तनपान भोजन के बाद शिशु को उल्टी हो जाती है जो धीरे धीरे बढ़ती जाती है, उल्टियाँ तीव्र वेग से बहिर्क्षेपी प्रोजेक्टाइल रूप से बाहर आती है, समझ गए। देखिए
जब भोजन आपका पेट में तो स्टोर होता नहीं है, भोजन तो आपका पेट में स्टोर होता नहीं है, पेट में तो जो है टेम्पोररी स्टोर होता है, वहाँ पे भोजन आता है और वहाँ पे थोड़ा जो है उसको जो रस वगैरह एंजाइम वगैरह भोजन को मिला देता है और छोटा छोटा टुकड़ों में पेट में भोजन को कर देता है। और उसके बाद जो है वो भोजन कहाँ निकलता है, ड्यूडेनम के थ्रू जो है वो कहा जाता है छोटी आंत में परमानेंट रूप से डाइजेस्ट के लिए जाता है, पचने के लिए। तो जो आमाशय से भोजन आप खा रहे हैं और आमाशय से भोजन जो है आपका ड्यूडेनम में ग्रहणी में जाएगा ही नहीं जाएगा, तो क्या होगा, पेट में ही स्टोर होगा। और जब पेट में स्टोर होगा तो वो क्या होगा, बैक मारेगा, मतलब जहाँ से भोजन किए हैं वो भरते जाएगा और वो जो है आपका जो भोजन नली है वहाँ पर आ जाएगा, ऊपर में बैक मारेगा और बैक मारेगा तो उल्टी होगा। तो यही जो है आपका क्या होता है, तो बच्चा में है तो बच्चा जो स्तनपान करेगा या भोजन करेगा तो उसमें जो है उल्टी होगा तेज गति के साथ, तीव्र वेग के साथ, और यही जो है आपका होता है संकुचन। समझ गए कि भोजन जो है आमाशय से ड्यूडेनम में ठीक प्रकार से नहीं जा पाता है, फलतः जो स्तनपान या भोजन है वह उल्टी के रूप में धीरे धीरे निकलता है, जो धीरे धीरे आगे बढ़ते जाता है और उल्टी जो है तीव्र वेग के साथ बाहर की तरफ निकलता है। और यही जो है आपका पाइलोरिक स्टेनोसिस होता है। समझ गए, पाइलोरिक स्टेनोसिस समझ गए ना, कि एब्डोमिनल जो है आपका, ये जो एब्डोमिनल है, इस एब्डोमिनल में जो है क्या है, इस एब्डोमिनल के जो एरिया है यहाँ पे जो है इसका वृत्ताकार जो आपका ये मार्ग है, ड्यूडेनम मार्ग है, इसमें जो है आपका क्या होता है, पाइलोरिक मार्ग में अत्यधिक जो है वृत्ताकार मार्ग में वृद्धि हो जाता है मांस मसल्स का, जिसके कारण ये क्या होता है, अवरुद्ध होता है भोजन को ड्यूडेनम में जाने के लिए, जिससे जो है उल्टी होने लगता है। ठीक है, और भोजन जो है उल्टा जो है मुंह की तरफ फेंकने लगता है और यही जो है पाइलोरिक स्टेनोसिस होता है। यानी पेट के लास्ट वाला मार्ग जो ड्यूडेनम से जुड़ता है वहाँ पे स्टेनोसिस होता है, संकुचन होता है। समझ गए, इसका लक्षण क्या होता है, चलिए देखते हैं लक्षण। अगर किसी को ये पाइलोरिक स्टेनोसिस होता है तो उसको क्या क्या लक्षण होगा। सबसे पहला है प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग, मतलब तीव्र गति से जो है उल्टी होगा। ठीक है, पेट की ऊपरी भाग का फूलना, जो पेट है वो जो है क्या होगा कि पेट ऊपरी भाग जो है फूलने लगेगा, क्योंकि भोजन उसको जो है ग्रहणी में जाएगा नहीं, पचेगा नहीं, तो क्या होगा, उसको जो है पेट फूलने लगेगा। ठीक है, निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन होगा, जब भोजन नहीं पचेगा तो डिहाइड्रेशन तो होगा ही होगा। कब्ज बनेगा, बिल्कुल सही है। ओलोगुड़िया, मूत्र नहीं बनेगा, अल्प मूत्रता होगा। ठीक है, शरीर के भाग में वृद्धि नहीं हो पाना या कम होना या कुपोषण, शरीर के जो भाग है माल न्यूट्रिशन होगा, कुपोषण होने लगेगा, भोजन नहीं पचेगा तो पेट जो है क्या होगा, बड़ा दिखने लगेगा और शरीर जो है गलने लगेगा, कमज़ोर होने लगेगा। ठीक है, आमाशय थोक, गैस्ट्राइटिस, और अधिक भोजन होने के कारण हो सकता है पेट का जो झिल्ली है, श्लेष्मक झिल्ली है, उसमें जो है क्या आ जाए, पर्दा हो जाए या उसमें जो है अल्सर हो जाए, और वही जो है आपका गैस्ट्राइटिस कहलाता है। समझ गए, तो यही जो है आपका ये सब लक्षण दिखाई देता है पाइलोरिक स्टेनोसिस में। क्या क्या, आमाशय शोथ, शरीर का भार कमना यानी कुपोषण, अल्प मूत्रता, कब्ज बनेगा, निर्जलीकरण होगा, पेट फूलेगा और तीव्र उल्टी होगा। तो ये लक्षण दिखाई देता है पाइलोरिक स्टेनोसिस वाले का। चलिए फिगर के माध्यम से यहाँ पे दिखा देते हैं। जैसे देखिए ये आपका पेट है, समझ गए, ये पेट है, ये पेट है ऊपर, जो कि आपका किससे जुड़ा हुआ है, एसोफेगस से, आहार नाल से जुड़ा हुआ है, जो भोजन करने के बाद इस नली के द्वारा, ठीक है ना, जो भोजन करने के बाद इस नली के द्वारा इस पेट में आता है। अब पेट में जो है भोजन टेम्पोररी तरीका से कुछ देर रहता है, भोजन यहाँ पे जो है एंजाइम मिलता है भोजन में और भोजन को तोड़ता है, और तोड़ने के बाद जो है ये क्या होता है, इस मार्ग से, और यही जो है लास्ट वाला मार्ग है आपका, यहीं पे जो है क्या होता है, यहाँ पे आपका ये मार्ग है पाइलोरिक मार्ग। अब ये जो पाइलोरिक मार्ग है कौन वाला, ये जो पाइलोरिक मार्ग है, यहाँ पे पेट तो आपका यहाँ से लेके यहाँ तक है, समझ गए, पेट यहाँ से लेके यहाँ तक है। इसके बाद ये मार्ग है पाइलोरिक मार्ग, जो भोजन जो है इंटर करता है ड्यूडेनम में, तो ये पाइलोरिक मार्ग हो गया। तो ये जो पाइलोरिक मार्ग है ये वाला, इसमें जो है वृद्धि हो जाता है। वृद्धि होने का मतलब है कि ये जो है इसमें फूल जाएगा और ये मसल्स जो है वृद्धि हो जाएगा, लेकिन इसका जो है जगह है जाने वाला भोजन का वो कम जाएगा, क्योंकि मसल्स वृद्धि हो गया है तो दोनों साइड से जो है फूल जाएगा, और फूलने से जो है इसका जगह जाने वाला भोजन का है कम जाएगा, जिससे जो है भोजन अवरुद्ध होगा ड्यूडेनम में जाने में। समझ गए, तो यही जो है आपका क्या होता है, आपका पाइलोरिक स्टेनोसिस होता है, जो कि यहाँ पे होता है। समझ गए, चलिए देख सकते हैं यहाँ पे फूला हुआ है ना, यही जो है वृद्धि हो गया है वृत्ताकार मार्ग में। समझ गए, वृत्ताकार मतलब ऐसे करके ऐसे जाएगा ना, ये वाला ऐसे करके ऐसे जाएगा ना, तो यहीं पे जो है ये आपका वृद्धि हो गया है। समझ गए, चलिए
अब यहाँ पे इसका उपचार क्या होता है देख लीजिए, उपचार इसका क्या क्या होगा। तो देखिए उपचार में सबसे पहले है उल्टी व कम अंतर्ग्रहण के कारण होने वाले डिहाइड्रेशन व इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन को अंतःशिरीय द्रव आईवी फ्लूइड द्वारा ठीक करना। अगर किसी पे बच्चा को अगर ये चीज़ हो चुका है पाइलोरिक स्टेनोसिस, तो क्या किया जाएगा कि सबसे पहले इसके कारण डिहाइड्रेशन होगा, निर्जलीकरण होगा, तो जो है उसको दूर करने के लिए आईवी फ्लूइड से जो है अंतःशिरीय मतलब इंट्रावेन के द्वारा आईवी फ्लूइड देंगे। समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, दूसरा है शैल क्रिया मतलब सर्जरी। दूसरा है सर्जरी, इसमें वृत्ताकार पेशी का इस प्रकार छिद्रण करते हैं जिससे रास्ता चौड़ा हो जाता है। शैल क्रिया का परिणाम मिलने पर बालक को 48 घंटे के दौरान छुट्टी दी जाती है। इस सर्जरी को फ्रेडेट रेम्सडेट पाइलोरोमायोटोमी कहते हैं। समझ गए। नर्सिंग प्रबंध। ठीक है। देखिए पहला तो हो गया कि लक्षण का इलाज किया जाएगा, जैसे उल्टी होता है उल्टी को रोका जाएगा, उल्टी को रोकने वाला दवाइयाँ दिया जाएगा। उसके बाद जो है डिहाइड्रेशन होगा तो डिहाइड्रेशन को रोकने वाला दवाइयाँ देंगे। ठीक है। तो ये सब गैस्ट्राइटिस अगर होगा तो इसको रोकने के लिए दवाइयाँ देंगे। तो ये सब जो है लक्षण का उपचार है। लेकिन इसका उपचार क्या है तो शैल क्रिया है। अगर किसी का पाइलोरिक मार्ग में अगर वृद्धि हो गया है जिसके कारण स्टेनोसिस हो गया है, तो एक क्या करता है कि उसमें एक छिद्र किया जाता है पाइलोरिक मार्ग में, उस वृत्ताकार पेशी में जो मैंने अभी बताया ना ऐसे वाला, और यहीं पे जो है क्या होता है वृद्धि हो जाता है, मतलब सूजन इस साइड से भी इस साइड से हो जाता है जिसके कारण मार्ग जो है छोटा पड़ जाता है। ठीक है। तो इसको जो है इस जो सूजन है दोनों साइड से जो वृद्धि हुआ है, इस वृद्धि में क्या होता है एक आपका छिद्र किया जाता है सर्जरी के माध्यम से, और छिद्र करके जो है ये जो मार्ग छोटा पड़ा है इस मार्ग को जो है सही किया जाता है, चौड़ा किया जाता है, जिसके कारण भोजन आसानी से ड्यूडेनम में जा सके। और इस सर्जरी के जो है क्या कहते हैं फ्रेडेट रेम्सडेट पाइलोरोमायोटोमी फ्रेडेट रेम्सडेट पाइलोरोमायोटोमी कहते हैं। याद रखिएगा ये। समझ गए। पाइलोरिक स्टेनोसिस का सर्जरी है जिसके द्वारा ठीक किया जाता है। अब इसको जो है नर्सिंग प्रबंध हम लोग देखते हैं। ठीक है। नर्सिंग प्रबंध चलिए देखते हैं। अगर आपसे सर्जिकल प्रबंध भी पूछेगा तो आसानी से लिख देंगे। सर्जिकल प्रबंध जो है हम लोग बहुत बार बता चुके हैं कि सर्जरी वाले पेशेंट का क्या क्या कैसे कैसे देखभाल करेंगे। तो सर्जिकल प्रबंध भी इसमें आप अपने से लिख दीजिएगा। मैं कितना बता चुका हूँ, और कोई कॉमन चीज़ें हैं तो ये चीज़ें होता है। समझ गए। अब इसका जो है नर्सिंग प्रबंध कैसे होगा देख लीजिए। शिशु के जैविक चिन्हों का अवलोकन करना चाहिए, मतलब वाइटल साइन का हमेशा चेक करते रहना चाहिए अगर सर्जरी हुआ है तो। अंतःशिरीय मार्ग द्वारा शिशु को पोषण देंगे। एनजी ट्यूब द्वारा जो एनजी ट्यूब वाला है मतलब आईवी मार्ग द्वारा इंट्रावेन मार्ग द्वारा शिशु को पोषण दिया जाएगा। ठीक है। गैस्ट्रिक लेवेज द्वारा पेट को साफ करके उल्टी से रोका जा सकता है। देखिए गैस्ट्रिक लेवेज जो होता है या स्टोमेज को साफ करने में जो है क्या होता है आपका काम आता है, जो उल्टी को रोका जा सकता है गैस्ट्रिक लेवेज से। समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऑपरेशन के 6 घंटे बाद मुख द्वारा आहार आरंभ किया जा सकता है। तरल पदार्थ से शुरुआत करें व धीरे धीरे नियमित आहार प्रारंभ करें। अगर सर्जरी हुआ है तो सर्जरी के 6 घंटे बाद जो है मुख से कोई भी भोजन प्रारंभ करेंगे, और ये धीरे धीरे पहले नरम भोजन देंगे, तरल देंगे, और उसके बाद जो है धीरे धीरे आहार की तरफ ले चलेंगे। समझ गए। चलिए 5वां है शिशु को आहार धीरे धीरे दे व डकार दिलवाए। शिशु को क्या करे कि धीरे धीरे भोजन दे और डकार दिलवाए ताकि उसके खाने वक्त जो भी गैस बने वो गैस निकल सके। ठीक है। चलिए 5वां देखिएगा। ऑपरेशन के उपरांत बच्चे को आहार देने के बाद उसके सिर व कंधे को 40 से 50 मिनट तक ऊपर उठा कर रखें, जिससे उसका अमाशय ठीक से खाली हो व उल्टी न हो। देखिए ऑपरेशन के बाद जो है बच्चे को आहार दें तो उसका जो सिर है और जो कंधा है 40 से 50 मिनट जो है क्या करें ऊपर की तरफ उठा के रखें, ताकि जो उल्टी हो वो उल्टी बाहर ना फेंके और अमाशय जो है अच्छे से खाली हो जाए। ठीक है। इसके लिए 40 से 50 मिनट उसके सर को और कंधे को उठा कर रखेंगे। ठीक है।
सातवां पॉइंट है नर्सिंग देखभाल में, माता पिता अथवा पालकों को बच्चों की देखभाल के संबंध में स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करें एवं आवश्यक निर्देश समझाएं। मतलब जो माता पिता होंगे उनको जो है बच्चों के बारे में आवश्यक देखभाल और स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करेंगे ताकि वो बच्चे को उसी अनुसार से रख सकेंगे। ठीक है। आठवां है देखिएगा कि बालक को चिकित्सक के पास नियमित रूप से देखभाल के लिए पालकों को निर्देश प्रदान करें। अब बालक के जो भी पालक होंगे माता पिता उनको जो है बताएंगे कि आप जो है हमेशा डॉक्टर से आके मिलते रहिएगा। ठीक है। तो ये जो है आपका नर्सिंग देखभाल में 8 पॉइंट आप लोग लिख दीजिएगा। ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न मेरे सामने है, प्री मैच्योर बेबी अथवा अपरिपक्व शिशु अथवा अपरिपक्वता पूर्व शिशु क्या है। ठीक है। इसके कारण, लक्षण, जटिलता लिखिए। अपरिपक्व शिशु के जन्म के तुरंत बाद की देखभाल समझाइए। ठीक है। देखिए आपसे प्री मैच्योर इन्फेंट के बारे में पूछेगा, मतलब प्री मैच्योर बेबी के बारे में, या अपरिपक्व शिशु के बारे में, या परिपक्वता पूर्व शिशु क्या है इसके बारे में पूछेगा। साइन एंड सिम्टम्स और होने के तुरंत बाद नर्सिंग देखभाल बताइए पूछेगा। ठीक है। तो आज जो है चलिए हम लोग देखते हैं, समझ गए। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो जो है आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए प्री मैच्योर होता है कि जो बच्चा गर्भ में नहीं अच्छे से पला रहता है तो जो है प्री मैच्योर हो जाता है, समय से पहले हो जाता है, वो प्री मैच्योर होता है। ठीक है। देख लीजिए क्या है, अपरिपक्व शिशु द प्रीमेच्योर इन्फेंट, समझ गए। गर्भ अवस्था के 37 सप्ताह पूर्ण होने से पूर्व जन्म लेने वाले शिशु अपरिपक्व शिशु कहलाते हैं, समझ गए। देखिए अपरिपक्व शिशु क्या है, मतलब वो वैसा शिशु जो गर्भ में अच्छे से जो है क्या हो, अपना जो है पला बड़ा ना हो, अच्छे से विकास उसका ना हुआ हो, वह प्रीमेच्योर है, मतलब वो मैच्योरिटी उसमें नहीं आया है, समझ गए। और उसमें जो है पूर्ण विकास नहीं हुआ है और साथ ही वो समय से पहले हो गया है। समय कब, तो गर्भ अवस्था के 37 सप्ताह पूर्ण होने से पहले ही जो है बच्चा हो जाता है, तो ये जो है आपका क्या होता है, अपरिपक्व शिशु होता है, प्री मैच्योर बेबी होता है, समझ गए, प्री मैच्योर इन्फेंट होता है, समझ गए चीज़ को। चलिए कोई पूछेगा कि प्री मैच्योर बेबी या इन्फेंट क्या होता है, सीधा कहिएगा आफ्टर प्रेगनेंसी बिफोर 37 वीक्स इन्फेंट इज रिलीज, मतलब जो है गर्भ अवस्था के कंप्लीट होने से पहले ही 37 सप्ताह पूर्ण होने से पहले ही जो है ये बच्चा जन्म लेता है, उसे अपरिपक्व शिशु कहलाते हैं या कहते हैं, समझ गए। चलिए इसका कारण देखिएगा, कारण क्या होता है, अज्ञात कारण, कुछ ऐसा कारण जो पता ना हो, ठीक है, अज्ञात कारण। दूसरा है गर्भस्थ शिशु से संबंधित कारण, मतलब गर्भ में जो है शिशु से संबंधित कारण, जैसे गुणसूत्रीय असमानताएं, शारीरिक असमानताएं, कुछ ऐसे कारण होता है जो बच्चा को समय से पहले हो जाता है, या तो गुणसूत्रीय कारण होगा, गुणसूत्रीय असमानता या शारीरिक असमानता, जैसे जो उसका बॉडी है उसका जो है नॉर्मल नहीं है, कुछ अलग विकास का है, समझ गए। तो ये होता है शिशु से संबंधित कारण, मतलब शिशु के कारण पहले होता है, तो ये है गर्भ में शिशु के कारण, समझ गए। तो ये हो गया गुणसूत्रीय कारण जो कि बच्चा का होगा, बच्चे के कारण होगा, और शारीरिक असमानता मतलब बच्चे में ही ये पाया जाएगा, ठीक है। तो ये दो कारण बच्चे के शिशु के कारण हो गया। तीसरा कारण है माता से संबंधित कारण। अब वैसा कारण जो माता से रिलेटेड हो, जो कारण बनता हो प्री मैच्योर होने का, समझ गए। जैसे माता अगर कुपोषण होगा बच्चा भी कुपोषित होगा, मधुमेह बच्चा का हो, माँ का होगा, बच्चा को भी हो सकता है, पीलिया अगर माँ को होगा तो बच्चा को भी होगा। दीर्घकालिक रोग जैसे हृदय व गुर्दा रोग, कुछ ऐसे क्रोनिक रोग जैसे हार्ट और किडनी का रोग माता में हो तो बच्चा में भी हो सकता है, ठीक है। गर्भ अवस्था की जटिलता, यूट्रस में कॉम्प्लिकेशन होने के कारण जो है ये जन्म से समय से पहले हो सकता है। झिल्ली का समय से पूर्व फटना, अब जब बच्चा होने वाला होता है तो जो झिल्ली मेम्ब्रेन होता है यूट्रस का वो फटने लगता है, तो ये जो झिल्ली है समय से पहले ही फट जाना, ठीक है। उसके बाद है एकाधिक शिशु जन्म, एक से अधिक शिशु होगा गर्भ में, उसका कारण भी जो है जल्दी होने का होगा। रक्तस्राव, अत्यधिक रक्तस्राव, औषधियों का गलत उपयोग, गलत मेडिकेशन से भी जो है आपका ये सब हो सकता है, समझ गए। तो ये जो है आपका क्या बनता है यहाँ पे, ये आपका सब जो है कारण में है। कारण में हम लोग क्या क्या देखे हैं,
अज्ञात कारण, जिसमें कुछ पता नहीं रहेगा कि कौन सा कारण है जिसके कारण प्रीमेच्योर मतलब समय से पहले हो जाएगा, ठीक है। दूसरा आता है गर्भस्थ शिशु संबंधित कारण, मतलब शिशु के कारण, मतलब शिशु में गुणसूत्रीय असमानता या शिशु में शारीरिक असमानता, जिसके कारण जो है वो शिशु बच्चा जो है जल्दी हो जाएगा, समय से पहले हो जाएगा, ठीक है। तीसरा है माता से संबंधित कारण। अब जो बच्चा होता है ना गर्भ में, उसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो है उसका माँ का ही पड़ता है, ठीक है। जैसे जैसे माँ का रिएक्टेंट होता है वैसे वैसे बच्चा का भी होता है, ठीक है। तो अगर माँ कुपोषण वाली होगी तो बच्चा भी होगा, मधुमेह वाला मधुमेह से भी होगा, पीलिया माता को होगा बच्चा को भी हो सकता है। कुछ ऐसे किडनी या हार्ट रोग जो बहुत लंबे समय से माता में है तो बच्चा जो है प्रीमेच्योर होने का कारण रहेगा। गर्भ अवस्था में कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशन यूट्रस में होगा तो उसके कारण भी हो सकता है। झिल्ली का समय से पहले ही फट जाना, एकाधिक शिशु मतलब एक से अधिक शिशु के होने से जो है जो समय होगा उससे पहले ही बच्चा हो जाएगा, ठीक है। रक्तस्राव ब्लीडिंग होने से भी जो है बच्चा जो है समय से पहले हो जाएगा। और कुछ ऐसे गलत औषधियों के उपयोग कर लेने से भी जो है बच्चा समय से पहले हो जाएगा, मीन्स प्रीमेच्योर हो जाएगा, समझ गए। चलिए लक्षण देखिए कि लक्षण क्या होता है। देखिए इसका लक्षण क्या है। सिम्टम्स क्या होगा, रुईदार शरीर, मतलब जो शरीर होगा वह रुई के समान होगा, एकदम जो है स्पॉन्जी होगा, ठीक है। आकार व वजन में कम, जो प्रीमेच्योर बेबी होता है वो जो है आकार मतलब जो साइज होता है और जो वजन होता है उसमें जो है क्या होता है, कम होता है। उसका जो हाथ पैर है काफ़ी छोटा छोटा होगा, ठीक है। या हो सकता है उसका सर बड़ा हो जाएगा, या हो सकता है वजन उसका कम होगा, ठीक है। कितना वजन चाहिए, कम से कम 2.5 kg वजन है तो ठीक होता है, ठीक है। 2.5 से 3 kg का वजन जो है बच्चा को होना चाहिए जन्म के समय, ठीक है। इस 2.5 kg से कम होता है तो प्रीमेच्योर वाला लो बर्थ वेट बेबी होता है, समझ गए। चलिए बहुत पतली और झुर्रीदार त्वचा, जो बच्चा समय से पहले हो जाता है उसमें लक्षण क्या दिखता है, एक तो आकार और वजन में कम होगा, रुईदार मतलब रुई के समान वो जो है उसका शरीर लगेगा, ठीक है। और बहुत पतली और झुर्रीदार उसका त्वचा रहेगा, ठीक है। कोमल नाखून जो है बहुत कोमल सॉफ्ट रहेगा। शरीर का अपेक्षाकृत बड़ा सिर, मैंने पहले ही बताया कि जो उसका सिर है बड़ा रहेगा शरीर से, ठीक है। कमज़ोर कर्ण उपास्थि, मतलब उसका जो कान का हड्डी है वह बहुत कमज़ोर होगा, ठीक है। अविकसित लघु भकोष्ठ, समझ गए। कमजोर प्रतिवत, रिफ्लेक्सेज जो होगा बच्चे में वो कमजोर होगा। हम रिफ्लेक्सेस भी पढ़ा चुके हैं कि बच्चा जो मोरो रिफ्लेक्स, ठीक है, और सारे रिफ्लेक्स, अंगूठा जिससे चूसता है, कन्वंसल एक हम पढ़ाए हैं क्या चीज़, एक और हम लोग मतलब 7-8 जो है रिफ्लेक्सेज पढ़ा चुके हैं, आप लोग जो है देख लीजिएगा। रिफ्लेक्सेज भी क्वेश्चन जो है 10 नंबर में आता है, ठीक है। चलिए तो हम लोग यहाँ पे बता दिए आप लोग को कि क्या क्या लक्षण दिखाई देता है। तो रुईदार शरीर, आकार वजन कम होना, बहुत पतली और झुर्रीदार त्वचा होना, कोमल नाखून, शरीर अपेक्षाकृत शरीर से जो है सिर बड़ा होगा, ठीक है। कमजोर जो है कर्ण उपास्थि होगा, अविकसित लघु भकोष्ठ होगा, कमजोर प्रतिवत रिफ्लेक्सेज होगा, समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखिएगा जटिलता, कॉम्प्लिकेशन देखिएगा, ठीक है। संक्रमण होगा बच्चे में जो है, इसका कॉम्प्लिकेशन क्या होगा मतलब जटिलता क्या होगा। तो सबसे पहले बच्चा में संक्रमण इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। अश्वसन मतलब डिस्पेनिया हो जाएगा, अश्वसन, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ हो गया, हाइपोग्लाइसेमिया हो जाएगा बच्चे में, ठीक है ना। हाइपोग्लाइसेमिया मतलब ग्लूकोज का कमी, हाइपोकैल्सेमिया मतलब कैल्शियम का कमी, अति बिलुबिरिनता रक्ता मतलब हाइपर बिलुबिरिनीमिया, मतलब जो है इसी को जो है हम लोग जॉन्डिस नियोनेटल जॉन्डिस बोलते हैं, मतलब जो है शिशु का जो है शिशु जॉन्डिस बोलते हैं ये वाला अति बिलुबिरिनता को। समझ रहे हैं ना क्या क्या जटिलता होगा, संक्रमण, अश्वसन, हाइपोकैल्सीमिया, अति बिलुबिरिनता, समझ रहे हैं। तो ये सब जटिलता देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद है कि हैलाइन मेम्ब्रेन रोग, हैलाइन मेम्ब्रेन रोग भी इसका जटिलता हो सकता है, समझ गए। तो ये जो है आपका होता है, ठीक है। तो ये लक्षण कारण देख लिए प्रीमेच्योर बेबी का। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जन्म के तुरंत बाद जो है कैसे इसका देखभाल किया जाएगा, ठीक है। चलिए इमीडिएट केयर आफ्टर बर्थ, मतलब कोई ऐसे बच्चा शिशु जन्म लेता है जिसका समय
नहीं हुआ है, समय से पहले हो गया है, तो प्री मेच्योर बेबी के अंतर्गत आएगा। तो उसको कैसे देखभाल किया जाएगा जन्म के तुरंत बाद? तो पहला देखभाल वातावरण का, ठीक है, वातावरण जो है बनाकर सही रखना चाहिए। जैसे कमरे का तापमान 25 से 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, मतलब जहाँ पे बच्चा होगा वहाँ का वातावरण 25 से 30 डिग्री सेल्सियस जो है तापमान होना चाहिए। शिशु की नाल काटने के बाद मुख व ग्रसनी को कोमलता से साफ करने के तत्काल बाद उसे अत्यंत कोमलता से उठाना चाहिए व गर्म कंबल से ढक कर रखना चाहिए अथवा गर्म पालना जिसे इनक्यूबेटर कहा जाता है उसमें रखा जाना चाहिए। देखिएगा, जो प्री मेच्योर बेबी होता है ना, समय से पहले उसको जो है शीशा में रखा जाता है, ठीक है ना, शीशा में रखा जाता है। तो वो शीशा एक प्रकार के इनक्यूबेटर होता है, ठीक है, जो बच्चे को अत्यधिक जो है क्या होता है, ठंडा महसूस होता है, तो वहाँ पे उसको एक आवश्यक जो है तापमान मिल पाता है, जहाँ पे वो जो है क्या करता है, बच्चे को इनक्यूबेटर में आवश्यक जो है गर्म मिल पाता है। या बच्चा जो प्री मेच्योर होता है तो वातावरण के देखभाल में कमरे के तापमान 25 से 30 होना चाहिए, ठीक है। बच्चे को जो नाल होता है वो काटने से पहले जो है मुंह काटने के बाद जो मुख है और जो ग्रसनी है उसको जो है बिल्कुल आराम से सॉफ्ट तरीके से जो है साफ़ करना चाहिए और जो है कोमल तरीके से उठाएं, ठीक है। और गर्म कंबल जो है ढक कर रखना चाहिए या जो है गर्म पालना जिसे इनक्यूबेटर कहा जाता है उसमें रखना चाहिए। ये जो है वातावरण का देखभाल है जो कि होने के तुरंत बाद होता है, समझ गए। चलिए, दूसरा है श्वसन का देखभाल करेंगे। श्वसन का देखभाल में कि शिशु के जन्म के उपरांत उसकी श्वास क्रिया को आरंभ करना एक महत्वपूर्ण कार्य है। जब बच्चा होता है ना तो बच्चा में सबसे जो कॉम्प्लिकेशन होता है कि उसके बच्चा होता है तो उसमें बहुत सारे जो है ख़राब पदार्थ है उसके जो है नाक में हमेशा सभी छिद्र में घुसा रहता है। तो उसको श्वसन को साफ करने के लिए, श्वसन दिलाने के लिए उसको श्वसन क्रिया आरंभ करना बहुत महत्वपूर्ण होता है जन्म के उपरांत, ठीक है। शिशु का सिर शरीर से थोड़ा नीचे बाईं तरफ मुड़ा होना चाहिए व जीभ को पीछे लुढ़कने से रोकना चाहिए। जो इस प्रकार के बच्चे हो तो श्वसन के देखभाल में, चूँकि बच्चा होता है बिल्कुल नवजात रहता है तो उसका जो है सर जो है थोड़ा बाईं तरफ जो है मुड़ा होना चाहिए, समझ गए। ताकि क्योंकि जो उसके मुंह से झाग है वो बाहर निकल जाए, अंदर ना जाए, और जो जीभ है वो जीभ उसके जो है अंदर ना लुढ़के, ठीक है। इसको रोकना चाहिए। नर्स को एक कोमल रबर की नली की सहायता से मुँह व ग्रासनली में उपस्थित द्रव का चूसन करना चाहिए, सक्शन करना चाहिए। नर्स को क्या करना चाहिए कि जो बच्चा तुरंत हुआ उसको जो है एक रबर का कोमल बिल्कुल सॉफ्ट नली लगाकर उसके मुंह में और ग्रसनी में जो उपस्थित जो भी द्रव है जो गर्भ के दौरान उसको जो है लगा रहता है तो उस सबको जो है सक्शन किया जाएगा, ठीक है। यदि नवजात श्वास लेने में असक्षम हो तो कृत्रिम रूप से श्वास देनी चाहिए। अगर वो बच्चा श्वास लेने में असमर्थ है, चूँकि वह प्री मेच्योर है तो हो सकता है श्वास लेने में उसको असमर्थ हो, तो जो है उससे क्या हो, कृत्रिम श्वास देनी चाहिए। तो ये श्वास का देखभाल करेंगे सांप से लेकर, और ये भी देखेंगे कि ये जो है श्वास ले पा रहा है या नहीं, ठीक है, समझ गए। चलिए, तीसरा है ऑक्सीजन देना, ठीक है, ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेटिव, समझ गए। यदि शिशु का शरीर ऑक्सीजन की कमी से नीला पड़ने लगे या वह स्वयं श्वसन क्रिया करने में सक्षम न हो तो तुरंत जो है लीटर प्रति मिनट की दर से, ठीक है, दर से ऑक्सीजन देनी चाहिए। देखिए, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो जन्म लिए और जन्म लेने के बाद जो है उनका श्वास नली जो है खुलता ही नहीं है, श्वास जो है उसका काम करता ही नहीं है। तो सबसे पहले तो उसको जो है सक्शन करेंगे, साफ करेंगे मुंह को और ग्रास नली को। उसके बाद अगर उसको ऑक्सीजन का फिर भी कमी लगता है, बच्चा खुद से ऑक्सीजन नहीं ले पा रहा है, तो उसे क्या करेंगे, तो उसके कारण उसका शरीर नीला पड़ने लगेगा। तो उस अवस्था में जो है क्या करेंगे, उसको प्रति लीटर जो है 1 मिनट की दर से उसको जो है ऑक्सीजन देंगे, समझ गए। तो ये ऑक्सीजन देने वाला हो गया देखभाल। चलिए, चौथा देखिएगा, औषधि देना, मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेशन, समझ गए। जैसे रक्तस्राव की स्थिति से बचने के लिए विटामिन के का इंजेक्शन दिया जाता है, ठीक है। जो लो बर्थ वेट बेबी, जो प्री मेच्योर बेबी होता है, अगर रक्तस्राव कुछ हो रहा है तो उससे बचने के लिए क्या करेंगे, उससे जो है विटामिन के का इंजेक्शन देंगे। विटामिन के का इंजेक्शन ही ना दिया जाता है, समझ गए। चलिए,
नेक्स्ट है, अगर माता मॉर्फिन अथवा कोडीन दिया गया हो जिससे नवजात को श्वसन रोध हो रहा हो तो शिशु को नाइलोरफिन हाइड्रोक्लोराइड देना चाहिए। अब होता है ना कि माता को कभी कभी जो है मॉर्फिन और कोडीन दिया जाता है, अगर इसके कारण अगर बच्चे में कोई जो है श्वास रोध हो रहा है, श्वास का रुकावट हो रहा है, तो शिशु को क्या देंगे, नाइलोरफिन हाइड्रोक्लोराइड देना चाहिए। समझ गए। चलिए नेक्स्ट आपका, रक्त में एसिड की मात्रा कम करने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट इंजेक्शन दिया जाता है। जो रक्त है अगर उसमें सोडियम की मात्रा अधिक आ रहा है तो जो है उसे क्या करेंगे, उसे नियंत्रित करने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट की इंजेक्शन देंगे। समझ गए। रक्त में अगर एसिड की मात्रा अधिक है तो उसको कम करने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट का इंजेक्शन देते हैं। समझ गए। तो क्या क्या चीज़ का जो है जन्म के तुरंत देखभाल करते हैं, जो बेबी जन्म लेता है उसके तुरंत देखभाल क्या क्या करते हैं, तापमान का देखभाल, श्वसन का देखभाल, ऑक्सीजन देना, औषधि देना में रक्तस्राव के लिए, ठीक है। मॉर्फिन और अगर कोडीन माता लिया हो तो बच्चे को जो है नाइलोरफिन हाइड्रोक्लोराइड दिया जाएगा, और रक्त में अगर एसिड है तो सोडियम बाइकार्बोनेट देकर कम किया जाएगा। ठीक है। तो ये जो है आपका प्री मैच्योर बेबी के लिए जो है देखभाल था जन्म के तुरंत बाद, यानी टोटल डिटेल में हम लोग देख चुके हैं। आप लोग इसको जो है 1-2 बार पढ़िएगा, जाकर पढ़िए। देखिए बहुत लोग कहते हैं कि याद नहीं होता है, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर वीडियो को आप पूरा समझ के देखिएगा, पूरा देखिएगा, तो ऐसा हो नहीं सकता है कि इसमें का 50% बात भी आपको दिमाग में इस समय उसी समय न घुसे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। इस तरीके से क्वेश्चन को लिखा जाता है ऐसे लैंग्वेज में कि घुसना ही घुसना है आपके दिमाग में, कम से कम 50% बात जरूर वीडियो देखते समय। 50% यहाँ से अगर घुस जाता है तो आपको मैं ये भी प्रोवाइड करता हूँ कि PDF नीचे दिया जाता है, साथ में वेबसाइट पे जो है इस पोस्ट को लिखा भी जाता है। तो एक बार जाके खुद से पढ़ लीजिए, दिमाग में आ जाएगा, रिपीट हो जाएगा, जिससे माइंड में चीज़ें आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें होता है। मेहनत नहीं कीजिएगा तो भाई फिर दिक्कत होगा, फिर जो भी मेरे भाई बहन है फिर मैं इसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि यह आपका जो है थियोरिकल बेस्ड क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। ऐसा नहीं है कि कंपटीशन है, एक लाइन का एगो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, याद कर ले हो गया, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे आपको मेहनत करके अच्छा खासा नंबर लाना है तो पढ़ना पड़ेगा। आपके पास 2 महीना MP के हैं तो 2 महीना समय है सेकेंड ईयर के लिए, आप लोग सोच लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।